हेलो स्टूडेंट्स, ठीक ठाक हैं? अच्छे हैं? ठीक है बेटा, पढ़ाई लिखाई शुरू किया जाए, है ना। तो बेटा हम लोग जो पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि पहले मैं सेल आपको बोल रहा था पढ़ाने के लिए, क्योंकि सेल अगर आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस में सेल भी मिक्सअप होके आता है, तो आपको पूरा एक आइडिया होगा, है ना। इसलिए बेटा हम लोग पहले सेल का पूरा कंसेप्ट सीख लेंगे। तो सेल क्या है ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप परफेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो सेल क्या है ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस समझाया था बेटा। अच्छा मुझे ये बताइए, आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 0, है ना। आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? 0 होता है। अब हम लोग बेटा सेल में ही पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल, देखिए ईएमएफ ऑफ अ सेल पढ़ने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है बहुत ही सिंपल, जानना ज़रूरी है। तो ईएमएफ ऑफ अ सेल, पहली बात तो बेटा ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। ईएमएफ का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी पहले तो ईएमएफ का ये जो है फुल फॉर्म मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी बेसिकली बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ईएमएफ ऑफ अ सेल होता क्या है, अब हमें ये जानना है ना। अच्छा एक बात समझो, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और मोटिव मतलब मोशन। इलेक्ट्रिक मोशन में फोर्स लग रहा है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स। ये बहुत ज़रूरी बात मैं बोल रहा हूं, ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, फोर्स नहीं है ये। ईएमएफ एक एनर्जी का नाम है, उस एनर्जी से चार्ज पे फोर्स लगता है फिर वो चलता है। सो ईएमएफ इज एन एनर्जी, ये बेटा एक एनर्जी है, इट इज नॉट अ फोर्स। क्योंकि फुल फॉर्म देखने पर ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो हम लोग को ये ऐसा करके लगता है कि यार ये फोर्स होगा, लेकिन नहीं, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज एन एनर्जी, इट इज अ एनर्जी, ये बेटा एनर्जी है। अब यहां पर बेटा ये है क्या? हर सेल का अपना एक ईएमएफ होता है, ये है क्या ईएमएफ? तो आप एक बात समझो बेटा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा बेटा कि जैसे मान लीजिए ये एनोड प्लेट है, लेट अस सपोज ये एनोड प्लेट है ना, ये एनोड प्लेट है। चलिए एनोड प्लेट यहाँ नीचे लिख देता हूँ एनोड, ठीक, बहुत आराम से समझना बेटा। एनोड है पॉजिटिवली चार्ज्ड, यहाँ पर कैथोड है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। चलो ये कैथोड है, अच्छी बात है भाई। बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कि आयंस प्रोड्यूस होंगे और वो आयंस अपने अपने प्लेट की तरफ जाएंगे। यानी ये सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ। सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड प्लेट होते हैं, एक को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड। हालांकि सेल के बारे में आप केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप और पढ़ेंगे, जहां आप प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इलेक्ट्रोड प्लेट जो एनोड प्लेट है, कैथोड प्लेट है, इस पे कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, प्लेट का मटेरियल कैसा होगा, वो सब कुछ हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। यानी हम जो यहाँ पर सेल जो पढ़े थे बेटा, सेल क्या है बेटा? तो सेल इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में जो रिएक्शन है बेटा, वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बेटा बहुत साफ साफ शब्दों में मैं आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में ये समझा रहा हूँ बेटा कि दिस इज एनोड प्लेट एंड दिस इज कैथोड। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज एट हाई पोटेंशियल, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज एट लो पोटेंशियल, ठीक। अब आपने यहाँ पर इस सेल के दोनों प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपने ये बल्ब जोड़ दिया, लेट अस सपोज, है ना बेटा। बहुत आराम से समझना, सेल से जो एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट होता है या जो भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट कनेक्ट होता है, इसे बोलते हैं लोड। क्या बोलते हैं बेटा? इसे लोड। यानी सेल पर ये इतना लोड है, यानी इसको करंट सेल को भेजना पड़ेगा,
है ना, सेल को इस लोड को करंट भेजना पड़ेगा। तो ये जो एक्सटर्नल रजिस्टर या एक्सटर्नल इक्विपमेंट जो हम सेल से कनेक्ट करते बेटा, उसे हम बोलते हैं लोड। तो आगे अगर मैं लोड बोलूँ तो भैया आप कंफ्यूज मत होना, मैं बोला लोड रजिस्टर यानी एक रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल जिसे हम लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक। अब जैसे सर्किट कंप्लीट होता है तो यू नो दैट कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यानी बेटा आउटसाइड सर्किट जो है, बाहर के सर्किट यानी सेल से बाहर के सर्किट में करंट एनोड से कैथोड फ्लो होता है और अंदर फ्लो होता है कैथोड टू एनोड। अब बेटा ये करंट ऐसे आ रहा है, बिल्कुल पूरा कंप्लीट ऐसे बनता है। तो अब ध्यान दीजिए, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको जरा गौर से समझिए। अब आप सोचिए बेटा कि यहां से +1 कूलम चार्ज चल रहा है ना, करंट जिधर जाता हम लोग मान के चलते पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, क्योंकि हालांकि रियलिटी में तो ये होता बेटा कि वायर में प्रोटॉन फ्री नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज फ्री होते हैं। हम थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, क्या बुरा है, नेगेटिव चार्ज से भी बना सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से भी समझ सकते हैं। तो सपोज दैट +1 कूलम यहाँ से अपने आप फ्लो होगा, बिकॉज ये एनोड हाई पोटेंशियल एंड ये कैथोड लो पोटेंशियल। वायर में सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये चार्ज मान लो ऐसे फ्लो रहा है। तो यूँ समझो बेटा 1 कूलम का चार्ज एनोड से कैथोड अपने आप फ्लो होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। बट सोचो ये +1 कूलम चार्ज जो यहाँ पर आया वो +1 कूलम चार्ज यहाँ है और ये +1 कूलम चार्ज एनोड की तरफ जाएगा। इसके अपोजिट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा कैथोड की तरफ। यही आयंस जब आपस में मोशन में टकराते हैं तो इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जब करंट फ्लो होता है यानी ये आयन मोशन में आए तभी करंट बनेगा और आपस में एक दूसरे के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब यहाँ पर सोचो बेटा कि यहाँ पर प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अब आप सोच के देखो बेटा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ है। अब यहाँ पर ये +1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ चलना है, यानी सोचो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ऐसे समझो। यह समझो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स जो है बेटा फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा इधर की तरफ, टूवर्ड्स राइट। पॉजिटिव चार्ज है, प्लस से रिपेल होगा। तो आप सोचो ये प्लस यहाँ से ये +1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ चल के यहाँ आ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये चल कैसे रहा है? यहाँ से यहाँ चल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन ये +1 कूलम चार्ज ऐसे कैसे चल रहा है? तो बेसिकली यहीं पर केमिस्ट्री शामिल है बेटा, यहीं पर वो केमिकल एनर्जी शामिल है, यहीं पर वो केमिकल एनर्जी है। केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी मिलती है। वो जो भी केमिकल रिएक्शन है बेटा वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग बस इतना समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी इस फील्ड के अपोजिट इसको धकेल के यहाँ ले जाती है, इसको धकेल के यहाँ ले जाती है। अगर मान लो सब ठीक ठाक है, अगर रिएक्शन नहीं होगा तो बेटा ये करंट यहाँ, ये चार्ज यहाँ नहीं आ पाएगा तो करंट यहाँ स्टॉप कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट खराब है या सूख गया है ना, या रिएक्शन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो अपने आप चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जाने नहीं देगा। तो यहाँ चार्ज नहीं होगा तो यहाँ से चार्ज हटेगा भी नहीं, सेल बंद हो जाएगा, सेल करंट सप्लाई बंद कर देगा। तो यहाँ पर बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ से यहाँ तक कैसे जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसे इधर रिपेल कर रहा है, कोई ना कोई तो इसको एनर्जी दे रहा होगा जो यहाँ से यहाँ जा सके, यहाँ से इस चार्ज का मोशन करा सके। और वो जो एनर्जी वो दरअसल केमिकल एनर्जी है जिसे हम सेल के द्वारा वर्क डन कहते हैं, वर्क डन बाय द सेल कहते हैं। वर्क डन बाय द सेल का मतलब आप इसको इस सेंस में लेना बेटा कि केमिकल एनर्जी जो है उसी से चार्ज मोशन करता है, उसी से चार्ज मूव करता है, वो एनर्जी वहाँ से मिलती है। तो वो सेल ने दिया, सेल के अंदर रिएक्शन हुआ, सो दिस इज कॉल्ड द वर्क डन बाय द सेल। तो यहाँ पर बेटा वर्क डन बाय द सेल यानी यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम को सेल के अंदर कैथोड से एनोड तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता, +1 कूलम चार्ज पर जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में सेल को जितना एनर्जी देना पड़ेगा, केमिकल एनर्जी, दैट इज वर्क, उसी वर्क पर यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज पर जो वर्क करना पड़ता है, जो एनर्जी देता है ये, दिस इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल।
तो मेरी बात बहुत सिंपल है बेटा, ईएमएफ ऑफ द सेल, कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे डेफिनेशन में आ सकता है ना, बोर्ड एग्जाम के डेफिनेशन में आएगा कि डिफाइन ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो पहली लाइन अपन को लिखनी है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज़ एन एनर्जी, इट इज़ अ वर्क डन। तो हम वो डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, तो हम बोलते हैं ईएमएफ की डेफिनेशन, इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ नॉट अ फोर्स, ये एक फोर्स नहीं है, इनफैक्ट इट इज़ अ एनर्जी, इट इज़ एन एनर्जी, it is an energy provided by the cell on 1 coulomb charge on unit positive charge to move it from cathode to anode inside the cell। inside the cell यानी बेटा बहुत साफ साफ है बेटा, it is not a force, in fact it is an energy provided by the cell on unit positive charge to move it from cathode to anode inside the cell against the field, against the field between the electrodes, between the electrodes। यानी बेटा इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो फील्ड है उसके अगेंस्ट चार्ज को, +1 कूलम चार्ज को एनर्जी देता है ताकि ये कैथोड से एनोड की तरफ आए। दिस एनर्जी इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी बेटा बेसिकली अगर आप समझो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी प्रोवाइडेड टू 1 यूनिट कूलम ऑफ चार्ज, 1 + 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए एकदम साफ साफ है, प्रोवाइडेड बाय द सेल ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख दो, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम कैथोड टू एनोड इनसाइड सेल, है ना, अगेंस्ट द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो बेटा डेफिनेशन इज वेरी वेरी क्लियर। मैं आपको जो समझाया वो बहुत आराम से समझाया कि यहाँ पर +1 कूलम तो अपने आप मूव कर जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक +1 कूलम को मूव कर, सोचो ना, दिमाग लगाओ, हैव सम कॉमन सेंस। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर ये प्लस इधर आना चाहेगा तो रिपेल नहीं करेगा क्या, या नेगेटिव चार्ज है इसको इधर खींचेगा, तो ये चार्ज को आने में रिपल्शन फील होगा, ये नहीं जाएगा, अपने आप तो नहीं जाएगा ना, इसकी एनर्जी देनी पड़ेगी ना। वही जो एनर्जी मिलती है दैट इज ऑन यूनिट कूलम चार्ज पे, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, उसी को हम बोलते हैं बेटा ईएमएफ। और इसको अगर डेफिनेशन अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड प्लीज़, ज़रा वो माइक वो एक्चुअली डस्टर नहीं है, एक सेकंड। तो खैर बेसिकली डस्टर नहीं था तो मेरे को डस्टर अरेंज करना पड़ा। खैर आप इस डेफिनेशन को बेटा दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, दूसरे शब्दों में लिख सकते हो। ईएमएफ का मतलब मैंने बहुत क्लियरली समझाया आपको, ठीक है। आप दूसरे शब्दों में जानते हो कैसे लिख सकते हो कि द वर्क डन, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में आपको यही डेफिनेशन लिखना जो मैं लिख रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में यही डेफिनेशन लिखना है जो मैं लिख रहा हूं। द वर्क द मैक्सिमम वर्क डन, एकदम क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना, हर चीज में क्लियर करूंगा क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, इसलिए बहुत आराम से डेफिनेशन को गौर से समझो। एक तो ये भी डेफिनेशन है और ये दूसरा डेफिनेशन है, और बोर्ड एग्जाम में यही डेफिनेशन लिखना, कंफ्यूज मत होना। द मैक्सिमम वर्क डन
द मैक्सिमम वर्क डन बाय अ सेल ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज to move it in one round trip अब कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको मिटा देता हूँ। तो एक सेकेंड वेट करते हैं प्लीज़, वेट कर लेते हैं, ठीक है। रख गया। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। द मैक्सिमम वर्क डन बाय ए सेल ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इन वन राउंड ट्रिप इज सेड टू बी ईएमएफ ऑफ द सेल, इज सेड टू बी ईएमएफ ऑफ द सेल। अब आप सोचेंगे कि सर ये मैक्सिमम वर्क डन क्या भला है सर, व्हाट इज मीन्ड बाय मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन का मतलब ये होता है बेटा, मेरी बात को समझिएगा, मैक्सिमम वर्क डन मैंने क्यों लिखा, और बोर्ड एग्जाम में आपको यही डेफिनेशन लिख के लाना है, लिख के आना बेटा, और लास्ट में बस ये लिख दीजिएगा इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ बेसिकली एनर्जी। ऐसे करके आप लिख देना, ये जो लाइन है ना, इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ बेसिकली एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर समझना, द मैक्सिमम वर्क डन बाय अ सेल ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इन वन राउंड ट्रिप इज सेड टू बी ईएमएफ ऑफ द सेल। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस, मैक्सिमम वर्क डन क्या है और ये वन राउंड ट्रिप क्या है। तो देखिए +1 कूलम चार्ज को एक पूरा राउंड ट्रिप में घूमने में सेल द्वारा जितना वर्क डन होगा, द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। तो राउंड ट्रिप तो समझ में आया कि 1 कूलम एक पूरा राउंड में जो घूमेगा इसमें सेल के द्वारा वर्क डन। अब मैक्सिमम वर्क डन का मतलब क्या हुआ। अच्छा देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तो अपने आप मूव कर जाएगा +1 कूलम, यहाँ तो बैटरी को काम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचो ये +1 कूलम यहाँ से यहाँ जब चलेगा बेटा, तो रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन भी तो होगा। अभी आप सोच के चलिए कि केमिकल एनर्जी एक इंसान है, मैं एक इंसान हूँ, जैसे जस्ट लाइक केमिकल एनर्जी, मैंने +1 कूलम को पकड़ा और यहाँ से खींच रहा हूँ, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, मैं उसके अगेंस्ट इसको खींच रहा हूँ। अब मान लो मैं खींच के ला रहा हूं इधर, अब रास्ते में कोई आयन आया टकरा दिया, तो वहां पर बेटा जब आयन टकराएगा तो मुझे, अब मेरे पास मान लो 10 जूल काम करने की मैक्सिमम ताकत है। अब वहां पर मैं खींच रहा हूं, रास्ते में कोई टकराया तो वो एनर्जी 10 जूल में से कुछ अमाउंट 1 जूल एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन होगा, धकेलेंगे, रास्ते में कोई आया तो उसको हटाना पड़ेगा, फिर धकेल करके लाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में बेटा बहुत क्लियरली सुनना, +1 कूलम जब यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो बहुत सारे आयंस होते हैं ना, ढेर सारे अरबों खरबों आयंस होते हैं। जब वो +1 कूलम चलता है तो आपस में टकराते हैं, आपस में आयंस, यानी इंटरनल स्ट्रेंस होता है, जिसकी वजह से जो आप मैक्सिमम जो वर्क कर सकते थे, दैट इज जैसे 10 जूल एनर्जी आपको मिली, केमिकल एनर्जी में 10 जूल मिली, अब 10 जूल जो है वो सारा काम यहाँ से यहाँ तक ले जाने में होना चाहिए। अब यहाँ से आप ले जा रहे, पता चला 10 जूल में से 1 जूल जो है लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ, रास्ते में आयन आ गया, उस टक्कर में 1 जूल लॉस हो गया। अब वो जो लॉस हुआ बेटा वो हीट के फॉर्म में आता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में अपेयर होता है। दैट्स वाई आपने देखा होगा सेल को ज़्यादा देर तक आप यूज़ करते हैं तो सेल गर्म हो जाता है, या मोबाइल को ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं मोबाइल गर्म हो जाता है, यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली सेल जो गर्म होता है वो क्यों गर्म होता है, हीट एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, तो हम बोलते हैं ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेंथ। अब मैक्सिमम वर्क डन का मतलब होता है कि ऐसा मान लेते हैं बेटा, द मैक्सिमम वर्क डन, ऐसा मान लेते हैं कि +1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 10 जूल मैं मैक्सिमम काम कर सकता हूँ। केमिकल एनर्जी से मुझे 10 जूल मिला, वो 10 जूल मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा खर्च किया, यहाँ से यहाँ तक ले जाना, रास्ते में कोई टक्कर नहीं हुआ, रास्ते में कोई टक्कर नहीं हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मैं पूरा 10 जूल यूटिलाइज करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में पूरा 10 जूल यूटिलाइज करूँगा। मेरी बात समझिए, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मैं पूरा 10 जूल यूटिलाइज करूँगा, प्रॉपर पूरा वर्क करूँगा उसको ले जाने में। क्यों, क्योंकि रास्ते में कोई है ही नहीं। अगर ऐसा हो कि रास्ते में कोई नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, 1 कूलम को ले जाने में जो भी एनर्जी केमिकल एनर्जी मिली वो सब ले जाने में वर्क हो जाता है। इससे एक अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है।
एक अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज ईएमएफ, दैट इज ईएमएफ। ये जो मैक्सिमम वर्क डन है उसके पीछे कुछ बात छुपी हुई बेटा, इसको समझना ध्यान से। मैं आपको और इस पे और क्लियर करता हूँ, इसको और थोड़ा इसके परत को हटाता हूँ, थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए बेसिकली मेरे पास ईएमएफ का कंसेप्ट क्या है। ईएमएफ का कंसेप्ट ये बेटा देखिए, बिल्कुल आराम से समझिएगा। देखिए जब कोई सेल यूज में न लिया जाए, देखिए ये सेल है, देखिए ये एनोड है, ये कैथोड है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। अब अगर आपने इसे यूज में नहीं लिया, नॉट टेकन इन यूज, नॉट टेकन इन यूज, नॉट टेकन इन यूज। अब बेटा आपने यूज में नहीं लिया तो दरअसल क्या होता बेटा, इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ठीक ईएमएफ के बराबर बैठेगा, ठीक ईएमएफ के बराबर बैठेगा। समझिए बिल्कुल ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं वो आपको परत दर परत सारी चीजें लेयर बाय लेयर क्लियर हो जाएगा। जब आप सेल को यूज में नहीं लेंगे तो इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। या फिर ऐसा हो कि सेल आइडियल हो, या फिर सेल आइडियल हो, आइडियल सेल हो, है ना बेटा, ये प्लस ये माइनस, और इसे आप इस्तेमाल करो या नहीं करो। अगर आप इस्तेमाल करोगे, मान लो जैसे कोई लोड रजिस्टर जोड़ दिया, लोड रजिस्टर मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर, तो ये करंट भेजेगा, करंट यहाँ पर आएगा। चूंकि ये अंदर जो चार्ज फ्लो करेगा बेटा, अंदर जो चार्ज फ्लो करेगा, है ना, अंदर जो चार्ज फ्लो करेगा तो उसमें इंटर रेजिस्टेंस है ही नहीं, समझो इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। आइडियल सेल का मतलब क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, इसमें कोई इंटर रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर इंटर रेजिस्टेंस नहीं है तो +1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ तो अपने आप फ्लो होगा, इसमें सेल को कोई काम नहीं करना पड़ता है। सेल को काम कैथोड से एनोड तक ले जाने में अंदर अंदर करना होता है, यही चीज़ ये समझो कैथोड से एनोड तक ले जाने में। अगर मैं कहूँ कि ये आइडियल सेल है, यानी अंदर कोई इंटर रेजिस्टेंस नहीं है, आयंस एक दूसरे के रास्ते में रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं, +1 कूलम चार्ज अपना आराम से यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 10 जूल काम हो जाए, क्योंकि 10 जूल मुझे मिला और सारा 10 जूल यहाँ से यहाँ तक ले गए। तो 1 कूलम पर 10 जूल वर्क करा तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। वर्क अपॉन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। याद है ना आपको इलेक्ट्रोस्टैट में, वर्क अपॉन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी, बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वही वर्क अपॉन चार्ज इज कॉल्ड द ईएमएफ। यहाँ पर बेटा आइडियल सेल है, इस्तेमाल नहीं, मतलब इस्तेमाल में लो या नहीं लो, क्योंकि आइडियल सेल है, अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो +1 कूलम को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में पूरा का पूरा एनर्जी उसमें ले जाने में खर्च होगा, तो एक अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब अगर ये आइडियल नहीं होता, नॉन आइडियल होता, इसका अपना कोई इंटर रेजिस्टेंस होता, आमतौर पे जो हम सेल लेते हैं बेटा वो नॉन आइडियल सेल होता, वो आइडियल सेल आप बना ही नहीं सकेंगे। तो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, एक कल्पना मात्र है। बहुत आराम से सुनना इस डिस्कशन को, क्योंकि ये डिस्कशन सुनोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आपके मन में जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो आप अब नहीं आएंगे, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो आइडियल सेल तो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, एक कल्पना मात्र है। आमतौर पे जो घड़ी में सेल लगाते हैं वो नॉन आइडियल है, टॉर्च में जो सेल लगा रहे हैं वो नॉन आइडियल है, जहाँ जहाँ भी सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब नॉन आइडियल है, उसका अपना कोई इंटर रेजिस्टेंस होता है। आइडियल और नॉन आइडियल में क्या फ़र्क है बेटा, आइडियल सेल इंटर रेजिस्टेंस जीरो, नॉन आइडियल सेल इंटर रेजिस्टेंस कुछ होगा। अब आप देखो, आपको जैसे देखिए ये, अब मान लीजिए नॉन आइडियल सेल होता है, जैसे कि ये नॉन आइडियल सेल है। नॉन आइडियल सेल देखिए है, अगर मैं इस्तेमाल में नहीं ले रहा हूं, अगर मैं इस्तेमाल में नहीं ले रहा हूं यानी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इस्तेमाल में नहीं लेने का मतलब करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो उस केस में प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन यदि अगर आपने इस्तेमाल में लिया, जैसी कोई रजिस्टर जोड़ा और ये नॉन आइडियल हैविंग सम इंटर रेजिस्टेंस, तो +1 कूलम यहाँ से यहाँ चलेगा और +1 कूलम अंदर जब चलेगा कैथोड से एनोड, तो यहाँ पर रास्ते में रुकावट पैदा होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से एनर्जी कुछ लॉस हो जाएगा। 10 जूल एनर्जी मिली केमिकल एनर्जी से, यहाँ से यहाँ 10 जूल नहीं हो पाएगा खर्च, बल्कि 9 जूल होगा। 1 जूल टक्कर की वजह से हीट के रूप में चला जाएगा, तो केवल 9 जूल वर्क हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम क्रिएट होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम क्रिएट होगा। इसीलिए देखो बेटा, जैसे आप बोलते हो, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आप बोलते हो भैया सेल दे दो, है ना, मान लीजिए आप बोलते हो 1 वोल्ट वाली सेल दे दो, तो वो 1 वोल्ट वाली जो सेल आप खरीद के लाते हो, इस कन्फ्यूज़न को सुनना,
आप जो 1 वोल्ट वाली सेल खरीद के लाते हो वो 1 वोल्ट उसका ईएमएफ है। ईएमएफ है कि अगर वो आइडियल होता, सेल के अंदर +1 कूलम यहां से आ जाता, कोई अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो पूरा 10 वोल्ट 1 कूलम पे 10 जूल का वर्क होता। 10 वोल्ट मतलब 1 कूलम पर 10 जूल का वर्क होता। लेकिन अगर ये सेल तुमने जो 1 वोल्ट के नाम पे लाए हो, या 1 वोल्ट है तो 1 जूल ऑफ एनर्जी या 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑन 1 कूलम। अब अगर ये 1 वोल्ट तुम्हें कह करके बेचा गया बेटा, जो तुम शॉपकीपर से लेके आते हो कि 1 वोल्ट का सेल है, जब इसे टॉर्च में डालते हो या घड़ी में डालते हो बेटा, तो वो 1 वोल्ट से कम मिलेगा। 0.9 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 0.7 वोल्ट ऐसे मिलता, आपको 1 वोल्ट कभी नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल लेके आए कि सर मैं तो 1 वोल्ट का सेल खरीद के लाया, लेकिन जब आप उसे यूज में लोगे तो ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द सेल सम पार्ट ऑफ द एनर्जी dissipates या lost in the form of heat energy in the cell due to internal resistance। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट के रूप में खर्च हो जाएगा। तो आपको लग रहा था कि मैं तो 1 वोल्ट वाला सेल खरीद के लाया हूं, लेकिन मिलेगा आपको यहां पर रजिस्टर के क्रॉस मिलेगा 0.9 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 1 वोल्ट तो कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट। आप शॉपकीपर के पास जाते हो, भैया 2.5 वोल्ट वाली सेल देना, आप 2.5 वोल्ट वाली सेल लेके तो आते हो, लेकिन वो 2.5 वोल्ट उसका ईएमएफ है। अगर वो आइडियल होता तो चाहे यूज करो या ना करो, आइडियल होता, चूंकि अंदर इंटरफेरेंस है नहीं, जब भी +1 कूलम जाएगा तो टोटल पूरा वर्क होगा, पूरी मैक्सिमम वर्क हो जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी इसी में लग जाएगी, पूरी एनर्जी लग जाएगी इसमें, तो आपको अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। समझ में आ रही बात? बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूं बेटा। और अगर नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल में रायता होता है, जब तक उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तब तक तो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें ईएमएफ के बराबर होगा, मिलेगा। जैसे ही तुमने रजिस्टर जोड़ा नॉन आइडियल को और करंट जहां फ्लो हुआ, जैसे ही करंट फ्लो हुआ, इंटरस्टेंस हुआ, बस रायता फैल जाता है। फिर अब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से डिफरेंट होगा, कम होगा। तो बेसिकली बेटा ये कहानी है ईएमएफ की। तो आपको ये बोलना है बोर्ड के हिसाब से अगर डेफिनेशन लिखनी है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है द मैक्सिमम वर्क डन बाय अ सेल ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इन 1 राउंड ट्रिप इज सेड टू बी ईएमएफ ऑफ द सेल। और लास्ट में आपको लिखना है यहां पर कि इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज द एनर्जी, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये लाइन लिखनी है, इस तरह से समझना है। तो ईएमएफ बिल्कुल सिंपल कहानी था। मैं आपको फिर से एक बार यहां पे लिख देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, when non-ideal cell is not taken in use, देखिएगा बेटा ध्यान से, when non-ideal cell is not taken in use, then the potential difference P dot D between the electrodes मतलब एनोड और कैथोड, between the electrodes is called EMF of the cell। ठीक है, या इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल, इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। यानी नॉन आइडियल सेल जब तक इस्तेमाल में नहीं होगा तब तक प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर मिलेगा। अगर तुमने रजिस्टर जोड़ा बेटा, बल्ब जोड़ा, पंखा जोड़ा, बस रायता फैल गया। और व्हेन आइडियल cell be considered या be taken, then the potential difference between the electrodes is equal to EMF, either it is taken in use or not, it is taken in use or not,
और नॉट टेक एनी न्यूज़। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये आइडियल सेल हो गया तो। इसीलिए बहुत समझदारी के साथ ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर कोई नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल मतलब उसका अपना कोई इंटररेजिस्टेंस है, अगर यूज़ नहीं लेंगे तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल होगा। अगर अगर मान लो नॉन आइडियल है, यूज़ नहीं करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर। अगर यूज़ कर लेंगे उससे करंट सप्लाई हो रहा, मतलब बाहर कोई बल्ब जोड़ दिए, पंखा जोड़ दिए, कुछ जोड़ दिए, करंट बहने लगा, तो करंट बहने से अंदर इंटररेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के रूप में लॉस हो जाएगा। एंड एट दिस टाइम ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो ईएमएफ से डिफरेंट मिलेगा। अब प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। ये जो मैं वर्डिंग्स बोल रहा हूँ बेटा, ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बेटा मैंने आपको पढ़ाया ईएमएफ, और घबराना नहीं, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, परत दर परत हर चीज़ बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ। और मैं जब पढ़ाने में दम लगा रहा हूँ, आप उतना ही रिवाइज करना। जो वर्ड्स मैंने बोला वो आप ऐसी प्रैक्टिस में बोलना, नोट्स में लिखना, रफ में आप उसे बोल के लिखना। बोल के लिखोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा वो हिट करेगा, ठीक है ना। बस भाई कुछ कंसेप्ट है, एकदम बढ़िया से समझ लेना। देखिए अब यहाँ पर बेटा आपने ये समझ लिया, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। अब जरा समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। टर्मिनल पोटेंशियल कह लीजिए या वोल्टेज कह लीजिए, बस दिल पे मत ले लीजिए, है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल या वोल्टेज ऑफ अ सेल, अब इसको समझिए, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल एंड वोल्टेज, है ना। बिल्कुल इसको समझिएगा बेटा, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आराम से समझना। अच्छा एक बात बताओ, बहुत क्लियर वर्ड्स में मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये एनोड प्लेट है, बिल्कुल आराम से समझना, ये पॉजिटिव एनोड प्लेट, आराम से समझना, आप समझ जाओगे, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। अब बेटा ये मुझे बताओ, ये कैथोड है ना, ये कैथोड प्लेट है, वेरी गुड। अब यहाँ नेगेटिव है। अब देखिए ये जो है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप यहाँ पर इससे कोई भी रजिस्टर या कोई भी इक्विपमेंट नहीं जोड़ते इस सेल से, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे सर कोई इक्विपमेंट नहीं जुड़ा हुआ है, ओके। तो सर एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस भी एनर्जी होती है बेटा, एनर्जी ऑन 1 कूलम, ठीक है। कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा 1 कूलम को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। तो जब हम इसको इस्तेमाल में नहीं ले रहे बेटा, करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है कि यूज में नहीं ले रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड प्लेट्स इज इक्वल टू द ईएमएफ, ये हमने अभी भी सुना। अब अगर आपने कोई लोड रजिस्टर जोड़ दिया कि यार जोड़ देते हैं लोड रजिस्टर, अब आपने लोड रजिस्टर जोड़ दिया, सर्किट कंप्लीट है, तो ये सेल क्या करेगा, एनोड से करंट आउटसाइड सर्किट में, सेल के बाहर सर्किट में करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, और इनसाइड द सेल करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ओ भाई अब तो करंट बहने लगा बेटा। अब बेटा करंट बहने लगा, जो हम आमतौर पे सेल जो देखते हैं अपने जीवन में आसपास जो सेल है वो सब कौन है, आइडियल है कि नॉन आइडियल है, जल्दी आंसर बताओ, आइडियल है कि नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल है। सबका अपना अपना इंटररेजिस्टेंस जरूर होगा, है ना। इंटररेजिस्टेंस ना हो ये तो बिल्कुल आइडियल सी बात हो, काल्पनिक बात हो गई। हर सेल क्या है, नॉन आइडियल है, हर सेल में अपना कोई इंटररेजिस्टेंस है, तो यहाँ इंटररेजिस्टेंस होगा बेटा। अब सोचो करंट ऐसे बह रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए समझो +1 कूलम चार्ज ऐसे चल रहा है, ये +1 कूलम ऐसे चल रहा है, और यहाँ से अभी तो आएगा, अब +1 कूलम यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो +1 कूलम तो पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, क्या ये धकेलेगा, ये प्लस धकेलेगा इसको, बिल्कुल धकेलेगा। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एनोड प्लेट के पास कैथोड प्लेट के पास, उससे एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी सोचो +1 कूलम को इधर धकेल रहा है, वही एनर्जी सोचो +1 कूलम को धकेल रहा है, नहीं आ रहा समझ में, वही एनर्जी +1 कूलम को धकेल रहा है इधर।
अब जो केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी मिली वो तो लिमिटेड है। मान लो हर 1 सेकेंड में 10 जूल की एनर्जी मिलती है। अब 1 कूलम चार्ज को 10 जूल की एनर्जी मिली, अब वो चलना शुरू किया। या सोचो मुझे 10 जूल मिल गया, मैं केमिकल एनर्जी हूँ, 10 जूल मुझे मिल गया, तो मैं यहाँ से इसको खींच के लाऊंगा। अब यहाँ तक लाने में बेटा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट होगा, धाड़ धाड़ टकराएगा, तो उसमें एनर्जी कुछ लॉस होगा। तो वो 10 जूल में से 2 जूल लॉस हो गया। यहाँ तक आते आते 8 जूल ही वर्क हुआ, तो 8 जूल का मतलब 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये जो बेटा 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, 8 जूल काम किया तो जूल पर कूलम, 8 जूल 1 कूलम पे काम हुआ, तो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब सोचो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो ईएमएफ से डिफरेंट है। अब इस 8 वोल्ट को मैं ईएमएफ नहीं बोलूंगा, इसे टर्मिनल पोटेंशियल बोलूंगा। यानी टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? अगर मेरे को ये बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को आएगा तो हम लिखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सेल, जब किसी सेल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, देन द वर्क डन by the cell on unit positive charge to move it in one round trip is called टर्मिनल पोटेंशियल। बहुत आराम से सुनिएगा बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। ईएमएफ वाले डेफिनेशन में याद करो मैंने लिखा था देन द मैक्सिमम वर्क डन, वहां लिखा था मैक्सिमम वर्क डन, यहां लिख रहा हूं द वर्क डन। यानी बेटा जब सेल से करंट पास होता है तो वहाँ पर अपने आप केमिकल एनर्जी जो है 10 जूल जो प्रोड्यूस हुआ वो पूरा यहाँ से यहाँ तक ले जाने में नहीं खर्च होता, बल्कि कुछ अमाउंट हीट के रूप में लॉस हो जाता है, हीट के रूप में लॉस हो जाता है। इसीलिए बेटा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, यह काम करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं ना बेटा। बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना, ये कितनी सटीक बात है बेटा। ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत आराम से सुनना, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस द टर्मिनल पोटेंशियल मतलब टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल मतलब यहाँ इलेक्ट्रोड प्लेट्स यानी एनोड कैथोड को टर्मिनल्स भी बोलते हैं बेटा, नाम से समझ समझना कुछ अलग चीज़ हो गया। टर्मिनल्स का मतलब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ड्यू टू इंटरेक्शन द टर्मिनल पोटेंशियल इज डिफरेंट फ्रॉम द ईएमएफ। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल इज डिफरेंट फ्रॉम द ईएमएफ, डिफरेंट फ्रॉम द ईएमएफ। बहुत साफ बात है बेटा, कोई लफड़ा नहीं है, एकदम साफ बात है कि ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस द टर्मिनल पोटेंशियल इज डिफरेंट फ्रॉम द ईएमएफ। अगर इंटररेजिस्टेंस नहीं होता, जैसे आइडियल सेल, हाँ अगर ये आइडियल होता तो आइडियल के केस में क्या होता कि एनोड कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द ईएमएफ। यानी फॉर, देखिए कितनी अच्छी बातें लिख रहे हैं, ये देखिए फॉर आइडियल सेल के लिए बेटा इसे लिख लेना अच्छे से, ठीक है, मिटा रहा हूं इधर। फॉर आइडियल सेल द टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी बेटा अगर आइडियल सेल है तो आइडियल सेल में इंटररेजिस्टेंस तो होता ही नहीं है, आइडियल सेल है तो आइडियल सेल में इंटररेजिस्टेंस होता ही नहीं है। यानी आइडियल सेल का टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा ईएमएफ के बराबर होगा, चाहे आप उसे इस्तेमाल करो या ना करो। आइडियल सेल ध्यान रखना। और आमतौर पर जो सेल मिलता है वो क्या बेटा, नॉन आइडियल।
अगर उसको जब तक इस्तेमाल नहीं करो तब तक वो ईएमएफ के बराबर उसका टर्मिनल वोल्टेज, या यूँ समझिए प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर, और अगर इस्तेमाल किया तो टर्मिनल जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ से डिफरेंट हो जाएगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, इससे थ्योरेटिकल सवाल बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही है पूरी वीडियो दोबारा सुनो, पूरी वीडियो दोबारा देखो। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा फील हो जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल परत दर परत लेयर पूरा खोल के समझा रहा हूँ, जिससे कि पूरी चीज़ें आपको समझ में आए। तो बेटा अब मैं आपको ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल समझा चुका हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आराम से ध्यान दीजिए, ठीक है, आराम से बिल्कुल ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ सुनते रहिए बिल्कुल आराम से। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए एक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, अ सेल इज रिप्रेजेंटेड एज, तो देखिए एक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे ईएमएफ ई और इंटर रेजिस्टेंस आर ऐसे दिखाते हैं। हर सेल का अपना ईएमएफ होगा और उसका इंटर रेजिस्टेंस होगा। जैसे इस्तेमाल करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से अलग आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से डिफरेंट होगा। अगर यूज में नहीं ले रहे हैं, कोई रजिस्टर जोड़ा नहीं है, ये टर्मिनल खुले हुए हैं, ओपनड है, तो आप एकदम क्लियर रहना बेटा कि एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही हमने कोई सेल, कोई रजिस्टर, कोई पंखा कुछ भी जोड़ दिया, यानी यूज में आने लगा, करंट फ्लो होने लगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से डिफरेंट हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं बेटा, एक सेल है और इसके इंटर रेजिस्टेंस को एक नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह ऐसे करके दिखा सकते हैं कि ये सेल है और इसका ये पॉजिटिव इधर दिखा दो, नेगेटिव इधर दिखा दो, ऐसे। आइदर यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस और लाइक दिस। तो किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं या तो ऐसे ई कॉमा आर, ईएमएफ ई और इंटर रेजिस्टेंस आर, या फिर ईएमएफ ई और इंटर रेजिस्टेंस आर ऐसे भी दिखा सकते हैं, और ये एनोड और ये कैथोड। इट्स अ वेरी सिंपल, कहानी बहुत ही सिंपल है, सरल है बिल्कुल। फिर सुनिए बेटा, अगर मान लीजिए डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, बहुत आराम से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, बहुत आराम से। डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, जैसे देखो बेटा डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल क्या कहानी है। मान लीजिए ये कोई सेल है बेटा, बिल्कुल आराम से समझना, ये कोई सेल है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, बहुत अच्छे से सुनना, ये कोई सेल है बेटा। अब देखो इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, एनोड इस साइड, कैथोड इस साइड। अब बेटा मैंने इससे एक एक्सटर्नल रजिस्टर जोड़ दिया, दिस इज द लोड रजिस्टर। एक्सटर्नल रजिस्टर को बेटा लोड रजिस्टर भी कहते हैं। सेल से कोई भी रजिस्टर, कोई भी इक्विपमेंट जुड़ता है उसे लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब बेटा यहाँ से जैसी सर्किट कंप्लीट होगा तो एनोड से करंट, बाहर के सर्किट में एनोड से कैथोड ऐसे फ्लो होगा और अंदर कैथोड से एनोड। इस केस में मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा, इसे डिस्चार्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल आप देखते हैं नॉर्मली जो सेल इस्तेमाल करते हैं आप, उससे कोई टॉर्च जला रहे हैं तो धीरे धीरे वो सेल जो है उसका घटता रहता है स्ट्रेंथ, और एक टाइम बाद वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है। हम बोलते हैं यार फिर इसे चार्ज करो, और अगर प्राइमरी है तो फिर से इसे बदल दो, दूसरा लेके आओ सेल, और रिचार्जेबल है तो फिर आप लेके आओ, उसे चार्ज कर लो। अब इस केस में बेटा टर्मिनल वोल्टेज मुझे पूछा जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज मैं V से दिखा रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर मैं ऐसे KVL लगाऊंगा, साइकिल ऐसे बनाया। अब देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे IR है ना, जितने भी रेजिस्टेंस IR, इसे भी एक आम रेजिस्टेंस की तरह थोड़ी देर के लिए मान के चलो, IR यहाँ, फिर यहाँ पोटेंशियल IR, साइकिल की डायरेक्शन करंट जा रहा है प्लस IR, और इज इक्वल टू EMF। देखिए EMF नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, EMF इधर की साइड, और बेटा IR देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, V के इक्वल होगा, यानी बेटा जो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ वही यहाँ होगा, यानी IR किसके बराबर है? V के इक्वल है, तो V बराबर हो गया E माइनस IR। तो दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला सब लोग याद रखेगा, ये फॉर्मूला सब लोग याद रखेगा। देखिए सेल के बारे में मैंने आपको समझाया आज,
कल सेल के बारे में ही बात करेंगे, कल ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे बेटा, इसको याद रखना। आज जो पढ़ाया पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना समझना, ठीक है? ओके, थैंक यू।